सीरीज 2 ऑफ सर्किट थ्योरी एसी सर्किट्स के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन। और फेजर रिप्रेजेंटेशन के चैप्टर के एंड में हम समझ चुके रहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी क्वांटिटीज कैसे होता है, क्या होता है। फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे, फेज को समझेंगे, फेज डिफरेंस और इन फेज होने का क्या मतलब है, फेज लैगिंग और फेज लीडिंग, ये सारी टॉपिक्स हम आज समझ चुके रहेंगे एट द एंड ऑफ दिस क्लास। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेजर रिप्रेजेंटेशन जो होता है ओनली फॉर अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटीज का होता है, यानी ऑब्वियसली एसी सिग्नल का होगा और वैसे एसी सिग्नल्स जो साइनोसॉइडल इन नेचर होंगे। साइनोसॉइडल सिग्नल्स या साइनोसॉइडल क्वांटिटीज कह सकते हैं। करंट हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वांटिटीज, ठीक है। साइनोसॉइडल का क्या मतलब है, जिसको साइन थीटा से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जा सके, जो साइन थीटा के फंक्शन को फॉलो करता हो। ऑब्वियसली कोस थीटा एज वेल, क्योंकि कोस थीटा इज नथिंग बट कोसाइन, साइन का कोसाइन, ठीक है। सो एक बार यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइनोसॉइडल alternating quantity in AC सर्किट्स। ऑब्वियसली AC सर्किट में ही हमारे साइनोसॉइडल सिग्नल होंगे, अल्टरनेटिंग सिग्नल्स होंगे। साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इन AC सर्किट इज इन जनरल गिवन बाय, मैं इन जनरल लेके चलूंगा, इज गिवन बाय मतलब करंट एज वेल एज वोल्टेज, दोनों के लिए बातें अप्लीकेबल होगी, इसलिए इन जनरल में क्यू एक सिंबल यूज करूंगा जो जनरल साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्यू एक सिंबल ले लेता हूँ, क्यू फॉर द सेक ऑफ जनरलाइजेशन, क्यू एम साइन ओमेगा टी। आई टेल यू व्हाट आर ऑल दिस टर्म्स, क्यू क्या है, क्यू एम क्या है, साइन ओमेगा टी, ये सारी चीज़ें क्या है। इसमें जो पहले सबसे पहले ध्यान दे दीजिए कि क्यू टी इज ऑब्वियसली एंगल, क्योंकि साइन हमेशा एंगल का फंक्शन होता है, इसलिए क्यू टी एक एंगल होगा, ठीक है। तो दिमाग में थीटा के रूप में इसको आप इमेज याद रखिएगा कि ओमेगा टी इज नथिंग बट थीटा, ठीक है। ओमेगा टी एक तरह से थीटा है, मतलब एंगल है। तो इस तरह से साइन ओमेगा टी आपके दिमाग में साइन थीटा की तरह पिक्चर क्रिएट करेगा, जिससे आपकी चीज़ें सिंपल होंगी सोचने समझने के लिए, ठीक है। तो क्यू जो है हमारा वो क्वांटिटी है, दैट कुड बी करंट, दैट कुड बी वोल्टेज, जिसकी वैल्यू गिवन बाई फंक्शन है, जो क्यू एम एक टर्म है जो बताऊंगा क्या है, और मल्टीप्लाइड विथ दिस फंक्शन दैट इज साइन ओमेगा टी। इस ओमेगा टी में ओमेगा क्या है और क्यू एम क्या है और टी क्या है, जो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। अब एक चीज़ यहाँ पर उससे पहले मैं बता दूँ कि आपको पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, लेट मी यूज दिस एक्सप्लेनेशन इन डिफरेंट कलर। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम जो होती है वो 1 हो सकती है और मिनिमम माइनस 1 हो सकती है। 1 और -1 के बीच में वैल्यू टॉगल करता रहता है, मतलब ऑसिलेट करता रहता है, अल्टरनेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसके बीच में 1 से -1 के बीच की सारी वैल्यू को ही ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो बीच में एक जीरो भी इसकी वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा, बीच में जो ऑल द एवरी वैल्यू बिटवीन इस मैक्सिमम एंड मिनिमम विल बी विद इन दिस लिमिट्स, ठीक है। तो इसी के बीच में एक से कम ही इसकी वैल्यू होने वाली है। तो ऑब्वियसली इससे पता चलता है कि ये जो क्यू मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये जो क्यू मैं लिखा हूँ, इसकी वैल्यू भी आपकी 1 और -1 के हिसाब से देंगे तो ये मल्टीप्लाइड विथ क्यू एम है, तो क्यू एम और माइनस क्यू एम के बीच में, लेट मी राइट इट नीट एंड क्लीन, ये जो मैं व्हाट आई वांट टू से हेयर इज कि साइन थीटा, ये जो लिखा मैंने साइन ओमेगा टी नथिंग बट साइन थीटा, ए काइंड ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जब -1 से 1 के बीच है तो क्यू की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्यू की मैक्सिमम वैल्यू क्यू एम होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस क्यू एम होगी, राइट। बिकॉज ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई या -1 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू एम और माइनस क्यू एम, राइट। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है वो क्यू एम और माइनस क्यू एम है। इसका सिंपल मतलब है, व्हाट आई वांट टू से, यहाँ पे इसका मतलब निकलता है कि ये जो आपकी यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपली कि ये जो क्यू एम है, दिस क्यू एम इज इट्स मैक्स वैल्यू एंड दिस माइनस क्यू एम इज इट्स मेन वैल्यू। और इसी के बीच ये जो क्यू है, ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ये जो एसी क्वांटिटी है, साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, कुड बी करंट कुड बी वोल्टेज, वो बीच में
चेंज होता रहेगा, इसी के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, इसी के बीच में टॉगल करता रहेगा। तो ये जो मैंने लिखा अभी क्यू एम माइनस क्यू एम डैश भी समझ सकते हैं, क्यू एम से लेके कि माइनस क्यू एम के बीच का जो ये जो वैल्यू है इसको कहा जाता है, एक टर्म दिया गया है पीक टू पीक वैल्यू भी कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम है, एक नेगेटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम है, तो पीक टू पीक बोलते हैं। तो ये पीक टू पीक वैल्यू भी इसको कहते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ओमेगा है इसके बारे में बता दूँ। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी जनरली क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब साइकिल जितना भी किया उसमें जितना एंगल बना उस एंगल का पर सेकेंड, इसलिए सिंपल कह सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी नथिंग बट एंगल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगल से रिलेट हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ ऑसिलेट कर रहा है, कोई चीज़ एक पीक और दूसरे पीक के बीच में बार बार चेंज हो रहा है, तो वो कोई ना कोई साइकिल कंप्लीट कर रहा है, और इसलिए वो साइकिल कंप्लीट करने का मतलब है एंगल के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी भी इसको हम इन द सेंस कह सकते हैं। तो एंगल मेड और एंगल ट्रेवर्स और एंगल कवर्ड कह सकते हैं आप, एंगल कवर्ड पर सेकेंड। आई होप यू पीपल आर वेरी गुड एट फिजिक्स, तो ये फिजिक्स का ही सारा कॉन्सेप्ट है, एंगल कवर्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो एंगल कवर्ड हुआ उसी को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसका देखिए एक टर्म्स लिख सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। इसका क्या मतलब है? अब सिंपल है, आई होप यू नो ऑल दिस थिंग्स। 2π क्या होता है? एक साइकिल में जो एंगल बना, एंगल मेड इन वन साइकिल। एक साइकिल मतलब 360 डिग्री होता है, एक साइकिल 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2π, रेडियन में 2π लिखते हैं। और टी क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन इन, टाइम टेकन फॉर वन साइकिल। एक साइकिल में जो टाइम लगा इसको हम लोग टाइम पीरियड भी कहते हैं, एक स्टैंडर्ड टर्म नाम दिया गया इसको टाइम पीरियड। तो इसका मतलब ठीक है, हार्मोनिक मोशन में पढ़ा होगा आपने। तो एंगल मेड इन वन साइकिल, 2π ये एंगल है, ये टाइम है, तो एंगल डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन बाय ओमेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है कि आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? एंगल ही मिलेगा ऑब्वियसली। ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2π/t को किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टाइम टाइम का कहीं रेशियो कट जाएगा, तो एंगल का रेशियो बनेगा। इट विल गिव यू ओमेगा टी दैट इज थीटा। इसको थीटा से जनरली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सिंपली दिमाग में रखिए ये एंगल है। और एक बात यहाँ पे वर्थ नोटिंग में बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ओमेगा जो होता है, ओमेगा इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओमेगा इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर AC क्वांटिटी। कोई करंट आपको दिया हुआ है, कोई वोल्टेज आपको दिया हुआ, तो उसका ओमेगा हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो QM एक्स मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी जो मैं लिख रहा हूँ, इसका सिंपल मतलब है कि अगर मैं मैथमेटिकल सेंस में कहूँ तो ये जो Q है इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओनली, क्योंकि QM आपका एक मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स होगा, ये फिक्स वैल्यू है। ओमेगा भी मैंने बता दिया कि इट्स अ फिक्स वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, इट्स अ फिक्स वैल्यू। इसका मतलब टी ही क्या हो रहा है, अलग अलग, यानी कि Q जो होगा वो T के द्वारा डिसाइड होगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग Q की वैल्यू आएगी, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग क्वांटिटी मिलेगी आपको, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे अलग अलग करंट की वैल्यू मिलेगी, अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू, उसको उस टाइम का इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कह सकते हैं। इसलिए इन जनरल यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ, इफ़ आई ट्राई टू राइट इट हेयर दैट दिस Q इज नथिंग बट, इसको कह सकते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू एट ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट। मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप सपोज यू हैव रिटन इट हेयर लाइक दिस Q इज इक्वल टू QM साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू अगर आप कुछ पुट करेंगे तो Q की वैल्यू आपको कुछ मिलेगी। सो वो वाला पर्टिकुलर जो Q का वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगा, बिकॉज ऑल द अदर स्टफ्स आर कांस्टेंट फिक्स्ड। ठीक है, तो हमने फाइनली यहाँ पे क्या कंक्लूड किया, व्हाट वी हैव फाइनली कंक्लूडेड इज दैट
कि हमारे पास एक सर्टेन क्वांटिटी होगी जिसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी और वही वाला माइनस में मिनिमम वैल्यू होगी और वो साइन ओमेगा टी टाइप का फंक्शन फॉलो करेगा जिसमें ओमेगा एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एंगुलर वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी होगी उस पर्टिकुलर सिग्नल की पर्टिकुलर क्वांटिटी की और पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट टाइम कांस्टेंट पे आप निकालना चाहते हो तो वहाँ पे उसका वैल्यू प्राप्त होगा। और इस तरह से अगर आप एक ग्राफ बनाने की कोशिश करो तो अब हम यहाँ पे एक्चुअली देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन थीटा का पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा, सो इट कुड बी अ रिकॉल फॉर यू। जो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इधर हम एंगल दिखाते हैं तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, ओमेगा टी दिखाएंगे क्योंकि हमारे लिए यहाँ एंगल का मतलब ओमेगा टी है, थीटा का मतलब ओमेगा टी। तो ऑलवेज नाउ आई एम गोइंग टू राइट ओमेगा टी ओनली। अब मैं सिर्फ ओमेगा टी लिखूँगा, ठीक है, ओमेगा टी लिखूँगा। और एक बात हमेशा दिमाग में लेकर हम चलेंगे कि इस ओमेगा टी में ओमेगा फिक्स्ड वैल्यू है बट टी सिर्फ चेंज हो रहा है, टी चेंज हो रहा है, इसलिए टाइम सेंस में हम इस चेंजेस को बात करेंगे। ऑल्दो एक्चुअल ग्राफ विल बी प्लॉटेड अलोंग दी ओमेगा टी एक्सिस बट ये ओमेगा टी में टी मेरा जो है वो वैरिंग है, वो वैरी कर रहा है एक्चुअली, बट इसलिए बिकॉज ऑफ टी माई ओमेगा टी इज वैरिंग एंड हेंस कंप्लीट एंगल इज वैरिंग। और इस ओमेगा टी के अकॉर्डिंग मेरा ये जो क्यू है वो वैरी करता रहेगा। ये जो क्यू है तो ब्यूटीफुल लिख देता हूँ आपके लिए मैं, ये जो क्यू है ये वैरी मेरा करेगा। अभी देखते हैं किस तरह से वैरी करेगा। हम जानते हैं साइन फंक्शन कैसा होता है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यूज ये है मेरे, ऐसा ही कुछ बनेगा ऑब्वियसली। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत सिंपल सा ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे और एंगल के हिसाब से जो वैल्यूज होंगे वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। सी जीरो पे साइन की वैल्यू जीरो होती है तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं इधर बढ़ूंगा वैसे वैसे मेरा इस तरह से कुछ ग्राफ चलेगा, आगे बढ़ेगा। फिर इस एंगल पे यानी कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री यानी π/2 एंगल, इस पर पिक पे चला गया। पिक मतलब QM इसका पिक है ऑब्वियसली, मैंने बताया। उसके बाद फिर हम एंगल की वैल्यू बढ़ाएं, ऑब्वियसली टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं, टाइम बढ़ाने से मेरा एंगल बढ़ रहा है तो एंगल बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, ये मेरा 180 डिग्री का एंगल है यानी कि पाई एंगल है। पाई एंगल पे यानी कि साइन 180 डिग्री पे साइन पाई पे जीरो आ जाता है वैल्यू, तो जीरो पे आ गया आपका वैल्यू, देखिए जीरो पे आ चुका है। उसके बाद फिर अगर मैं बढ़ाऊँ 270 डिग्री की तरफ बढ़ूँ अगर तो माइनस में जा रहा मेरा वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 270 डिग्री मतलब 3π/2, ये वैल्यू मेरा दूसरा वाला पिक है, मतलब कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू है, पिक टू पिक हो गया। उसके बाद फिर से एंगल बढ़ाऊँ, टाइम बढ़ा रहा हूँ मैं टाइम, लेकिन मेरा पूरा ओमेगा टी ऑब्वियसली बदल रहा है तो ओमेगा टी बदलेगा तो अब मैं पाई की 2π के पास पहुँचूंगा, 2π पे फिर मेरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। और इस तरह से फिर जहाँ से स्टार्ट किया था जीरो पे, फिर से जीरो पे स्टार्ट पहुँच गया। और फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो एग्जैक्टली सिमिलर फैशन में मेरा ग्राफ आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आगे वाले को नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि इसी तरह से बार बार होने वाला रिपीटेशन ऑफ दैट पीरियोडिक सिग्नल बनेगा। यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल मेरा तैयार हो गया, ठीक है। और ये कंप्लीट मेरा साइकिल जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्वियसली 2π डिग्री बना, 2π एंगल बना और पिक टू पिक वैल्यू भी आपको दिख रहा है, मिनिमम वैल्यू भी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से समथिंग लाइक दिस द ग्राफ ऑफ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड। अब ये करंट होता तो यहाँ पे मैं IM से रिप्रेजेंट करता क्योंकि करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता। अगर वोल्टेज होता तो VM से रिप्रेजेंट करता, राइट। तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीटेड है। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने के बाद इसके बेसिस पे जल्दी से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फेजर डायग्राम की। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फेजर डायग्राम। अब एक्चुअल फेजर डायग्राम यहाँ पे हम देखेंगे। फेजर डायग्राम कैसा दिखता है, क्या होता है। फेजर डायग्राम के बारे में दो तीन बातें पहले इंपॉर्टेंट नोट कर लिया जाए यहाँ पे, सो दैट बेटर होगा समझना इसको। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, मैं कैपिटल्स में क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मैंने ए लिख दिया तो नॉट क्वांटिटीज होगा, इट्स विल बी क्वांटिटी। सो मेरा लैंग्वेज ऐसा कुछ है। ए साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इज
रिप्रेजेंटेड बाय रोटेटिंग लाइन। एक रोटेटिंग लाइन बनाएंगे, कैसा दिखेगा वो रोटेटिंग लाइन, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ए रोटेटिंग लाइन, वो रोटेटिंग लाइन ही हमारा फेजर डायग्राम बनाने वाला है। देखेंगे ये रोटेटिंग लाइन क्या है, कैसा है, विल सी दैट। पहला पॉइंट ये था रोटेटिंग लाइन की बात की। दूसरी बात है, ये जो बताया मैंने रोटेटिंग लाइन के बारे में, इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द रोटेटिंग लाइन, लेंथ ऑफ द रोटेटिंग लाइन इज, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका लेंथ डेफिनेट होगा, एक फाइनाइट लेंथ होगा, एक डेफिनेट, एक फिक्स्ड लाइन होगा। डेफिनेट और फिक्स कह सकते हैं, फिक्स लाइन होगा, एक फिक्स लेंथ का लाइन होगा, इसका जो लेंथ होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। और ये फिक्स वैल्यू क्या होगी, दैट फिक्स वैल्यू इज एक्चुअली जो मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे थे पीक टू पीक, वही वाला जो वैल्यू है, ये जो आपका हाइट है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसका, या ये भी इसका मिनिमम वैल्यू भी वही हाइट होगा ऑब्वियसली। यही हाइट जो है इसी को हम एज ए लेंथ लेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए लिख देता हूँ जो पीक वैल्यू, में इन जनरल पीक वैल्यू लिख सकते हैं, नॉट पीक टू पीक, इट्स पीक वैल्यू। पीक मतलब जो जीरो से लेके जो मैक्सिमम जहाँ तक जा रहा है उस वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक वर्ड अच्छा यहाँ पे यूज करूँगा मैं, पीक वैल्यू। पीक वैल्यू ही इसका लेंथ बनने वाला है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मैं देखिए लिखने वाला हूँ, व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। हाँ, ये जो रोटेटिंग लाइन है, नाम से पता चल रहा है, दिस लाइन इज रोटेटिंग, दिस लाइन इज ऑलवेज रोटेटिंग एंड इट हैज गॉट सर्टेन लेंथ। नाउ रोटेट कर रहा है यानी किसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। रोटेट का मतलब होता है एक पॉइंट के अलोंग, मतलब अपने ही एक्सिस पे कह सकते हैं रोटेट कर रहा है। तो क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। रोटेटिंग, रोटेटिंग स्पेलिंग इज रॉन्ग, रोटेटिंग, ठीक है, रोटेटिंग, रोटेटिंग लाइन, ऑब्वियसली इट रोटेट्स, रोटेट्स, ठीक है, इन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किस डायरेक्शन में रोटेट करता है, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। ये जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते क्रम में दिखाया जाता है। विल सी दैट डायग्रामेटिकली, आपको बेटर ये विजुअलाइज करेंगे हम, ठीक है। विल सी दैट इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद अब हम एक फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। किसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, इन जनरल जो हमने अभी ये जो प्लॉटिंग की यहाँ पे, इसी का फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं। तो फेजर डायग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिएगा क्या है। ये सारी बातें हमने कर ली। तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम लोग क्या बोला, एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, एक रोटेटिंग लाइन बनाएंगे। ऑब्वियसली पहले एक लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, वो लाइन रोटेट करते हुए दिखाएंगे। तो उस लाइन को ड्रॉ करना, उस लाइन का लेंथ क्या होगा मेरा, जो भी मेरा पीक वैल्यू है। तो पीक वैल्यू मैंने इसमें मैंने QM लिया हुआ है, पीक वैल्यू, इसी का एक लेंथ का हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन ऑफ लेंथ, लाइन इक्वल टू लेंथ ऑफ लेंथ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू लेंथ QM। इन जनरल में QM लेंथ का एक लाइन खींचूंगा। तो सबसे पहले एक पॉइंट लूँगा और एक, ठीक है, मैं इसको रैंडमली इस तरह से एक लाइन खींच देता हूँ। इसकी लेंथ है QM, द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज फिक्स, दैट इज QM। इसकी लाइन, इस लाइन की लेंथ फिक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेटर कर लें बिकॉज हमारा डायग्राम और बड़ा होने वाला है, तो नीट एंड क्लीन जरूरी है। तो ये QM लेंथ की एक लाइन मैंने खींच दी। रैंडमली आप कैसे भी खींच सकते, इधर खींच सकते थे, अभी मैं इन जनरल इसको दिखा रहा हूँ। एक लाइन मैंने खींचा। आफ्टर कंप्लीट डायग्राम यू विल बेटर एनालाइज एंड विजुअलाइज ऑल द थिंग्स। पहले समझिए। अब हम इसको क्या कल्पना करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि ये लाइन रोटेट कर रहा है, राइट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब मैं बता दूं, इस पॉइंट से अगर कोई चीज़ रोटेट कर रहा है इस तरह से मान लो, तो ये इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, घड़ी की सुई की तरह सोचो आप। तो ये इसका एंटी क्लॉक डायरेक्शन है। आप ऑब्वियसली, आई होप यू अंडरस्टैंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से। तो हम मान के चलेंगे कि इस तरह से ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर तो इस तरह से अगर एक सर्कुलर घड़ी की तरह इमेजिन करो, घड़ी की तरह आप इमेजिन कर लो एक, तो इस डायरेक्शन में ये कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, ऐसे सोचना है आपको। अभी आपको दिमाग में ये सारी चीज़ें विजुलाइज करनी है। विजुलाइजेशन, साइंस इज ऑल अबाउट विजुलाइजेशन। तो विजुलाइज करो कि इस तरह से लाइन रोटेट कर रही है, इस पॉइंट के को एक्सिस मानते हुए इस लाइन को रोटेट करते हुए इमेजिन करो।
ठीक है। तो अब मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रेफरेंस लिया जाता है, यहाँ से जो हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाइए आप एक बार, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसी एक्सिस को मैं रेफरेंस लूँगा यहाँ पे भी, और इस एक्सिस को मानूंगा कि ये 0 डिग्री का लाइन है, या फिर 0 रेडियन भी आप कहो, या डिग्री को एक ही बात है, रेडियन में कहो 0 में कहो, हम रेडियन ही इमेजिन करके चलेंगे। तो मैं सिंपली अगर 0 लिखूँ तो आप समझ जाना कि ये 0 डिग्री एज वेल एज 0 रेडियन है इस रेफरेंस में, ठीक है। इस रेफरेंस में मैंने 0 मान लिया इसको। अब देखिएगा, अच्छा हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो बनाए ही बनाए हैं, इसको एक्स एक्सिस, पहले मैं इसका एक्स एक्सिस नाम देता हूँ, एक्स एक्सिस विल बी 0 डिग्री लाइन। तो पहले मैं इसका नाम एक्स दे देता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस का लाइन, और इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो होगा वो मेरा वाई एक्सिस का लाइन होगा, ठीक है। और रैंडम एंगल ये बना रहा है, ये 0 डिग्री पे है, तो ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा, वही एंगल मेरा अभी पता नहीं है, ये ओमेगा टी है, ठीक है, ओमेगा टी, दैट थीटा इज ओमेगा टी है, ठीक है। तो यही जो मैंने अभी बनाया, दिस लाइन इज एक्चुअली माई फेजर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है इस लाइन का वो QM है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने क्या बताया था कि इस तरह से कोई पॉइंट है, उसका जो ये रेडियस है, ये जो लेंथ है, और ये जो एंगल है, ठीक है, ये आर, और ये आर इसका वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये एंगल कितना इस एक्सिस के साथ बना रहा, ये थीटा, यही इसका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेशन है, इस वैल्यू का, इस पॉइंट का, ठीक है, इस पॉइंट का बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हम कर चुके हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलरिटी आपको दिख रही है। इस नंबर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट इमेजिन करिए, यहाँ पे मैंने एक लाइन दिखाया, ये लाइन जिसका लेंथ हमारा जो मैक्सिमम पीक वैल्यू है उसके बराबर है, दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है हमारा, और वो एंगल बना रहा इस एक्सिस के साथ ओमेगा टी, ठीक है, जो कि ओब्वियसली थीटा है। तो ये हमारा दिस वैल्यू इज आवर नथिंग बट दी फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ से कुछ चीज़ें सीखने समझने को मिलेगी आपको। लेट मी मेक इट सम क्लीनर एंड बेटर सो दैट आपको समझ में आ जाएगा बात। आई टेक अ डिफरेंट कलर। सो ये मेरा हो गया एक जनरल फेजर रिप्रेजेंटेशन। इसका एक वैल्यू होगा, इसका एक लेंथ होगा, यहाँ तक जा रहा है ये, इसका लेंथ को सपोज हमने पीक वैल्यू माना तो QM हो गया, और ये ओमेगा टी एंगल बना रहा, तो ओमेगा टी लिख दूंगा, नॉट थीटा, ओमेगा टी लिख के चलते हैं हम यहाँ पे। सो राइट इट हेयर ओमेगा टी, देख सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हैं आप यहाँ पे, इससे इसका मैक्सिमम वैल्यू है ये, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज इट्स एंगल, नॉट दिस, सॉरी, दिस कंप्लीट ओमेगा टी, ओमेगा तो सिर्फ उसका एंगुलर वेलोसिटी, ये कंप्लीट एंगल। तो मैंने ये चीज़ लिया है और ये चीज़ लिया इसको फेजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब कैसे ये रिप्रेजेंट करेगा चीज़ों को देखिए। अब इसका एक प्रोजेक्शन देखेंगे हम, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन देखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वाई एक्सिस पे अगर आप इस तरह से सोचते हो, सिंपल इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह सोचते हो, तो इसकी इस हाइट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ये वाली हाइट, दिस हाइट विल बी इक्वल, और राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचोगे तो ये हाइट जो होगा वो हो जाएगा r sin थीटा के बराबर, आप देख सकते हो, ठीक है। दिस हाइट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू sin थीटा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे करो तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा यहाँ तक, इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो वैल्यू होगी वो होगी QM sin थीटा। तो ये चीज़ वही तो आ गया कि ओमेगा टी एंगल पे इसका वैल्यू कितना होगा, QM sin थीटा, दिस सी दिस QM sin थीटा, Q की वैल्यू क्या है, QM sin थीटा। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन इज वेरी सिंपल थिंग, नथिंग न्यू। फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिंपली आप थोड़ा और आपके लिए नेटर क्लियर कर देता हूँ कि इसका जो फेजर मैंने बनाया उसमें मैंने दो चीज़ें दिखाई जिसकी चर्चा मैंने यहाँ की, कि इसका कुछ लेंथ दिखाऊंगा और इसका कुछ डायरेक्शन दिखाऊंगा, तो डायरेक्शन एंगल बनाएगा, और ये एंगल ओमेगा टी बनाया है। तो यहाँ तक की जो हाइट हुई है, ये वाली जो हाइट, क्यों हाइट इसी को ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्यों हाइट है, यहाँ से का प्रोजेक्शन है, और इस हाइट की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, उसकी वैल्यू है QM sin थीटा, थीटा यहाँ पे ओमेगा टी है, सो आई राइट इट QM sin ओमेगा टी, आई राइट इट QM sin ओमेगा टी। इसी तरह से आप इसको आप समझ सकते हो कि अगर मैं मान के चलूँ कि ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे अगर देखें तो मैंने क्या बताया था, ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है 0, यहाँ पे क्या होती है ओमेगा टी की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पहुँच गया, यानी π/2। अगर हम बात करें यहाँ पे इस लाइन के अक्रॉस,
इसके अलोंग, तो ओमेगा टी की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 180 डिग्री यानी कि पाई। इस लाइन के अलोंग अगर हम सोचें तो इसकी ओमेगा टी की वैल्यू होगी एग्जैक्टली 270 यानी 3π/2 समथिंग लाइक दैट। तो अब ध्यान से समझिए, ये जो येलो लाइन मान लो रोटेट करते हुए वहाँ पहुँचा, रोटेट करते हुए पहुँचने का मतलब क्या है, यहाँ पे पहुँच गया वो लाइन, ठीक है, ये इसके लेंथ के हिसाब से सोचिए यहाँ पहुँचेगा वो, ठीक है, कुछ यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे इसकी वाई एक्सिस के अलावा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप अगर यहाँ इसी तरह से सोचो, क्यू एम साइन ओमेगा टी मतलब π/2 हो गया, π/2 मतलब साइन π/2 मतलब 1 होता है, यानी कि एग्जैक्टली क्यू एम के बराबर, यानी कि 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुँच गई मैक्सिमम, जो भी है जहाँ तक पहुँच रहा, इट इज़ जस्ट रफ लाइन। एग्जैक्ट लाइन मेजरमेंट करो तो वो लाइन क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट क्यू एम लेंथ की लाइन बनेगी। सपोज ये लाइन यहाँ पहुँचता है तो यहाँ तक क्यू एम है, उसी तरह यहाँ पहुँचेगी तो एग्जैक्टली ये जो क्यू वाई एक्सिस की वैल्यू 0 यानी कि पाई पे क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से फाइनली व्हाट आई हैव कंक्लूडेड कि जो फेजर डायग्राम होता है वो सिंपली एक इस तरह से हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस का यूज किया जाता है, जिसमें एक्स एक्सिस 0 एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस π/2 एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और डिफरेंट एंगल्स हम लेंगे तो एक कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम लोग सिंपली एक लाइन का यूज करते हैं जिसका लेंथ हमारे इसके मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, और ये कुछ सर्टेन एंगल जो ओमेगा टी यहाँ दिखा रहे वो रहेगा, क्यू एम रहेगा, और इसको इमेजिन करेंगे कि एंगल बढ़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बढ़ना, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फेजर रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम जल्दी से छोटी छोटी और बातें देखेंगे यहाँ पे कि फेज का मतलब क्या होता है। हमने बात की थी, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, फेजर डायग्राम देखा, फेज का मतलब क्या होता है। देखिए इसी डायग्राम से हम फेज को वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फेज की बात हम करेंगे यहाँ पे। देखिए मैंने ऑलरेडी अपने डायग्राम एक बना के रखा हुआ सिंपल, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग्स। ओमेगा टी एक्सिस है, और ई एम इन जनरल ई एम एफ ले सकते हो, वोल्टेज के लिए वी लिख सकता था बट इन जनरल ई ले लेते हैं। बिल्कुल π/2 पे मैक्सिमम वैल्यू जा रहा, मिनिमम वैल्यू जा रहा, सब कुछ ठीक है। तो इन फेज के होने का मतलब क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले तो फेज का मतलब बता दूँ। फेज क्या है, फेज सिंपली एंगल ही होता है, फेज का मतलब सिंपली एंगल ही होता है। लेकिन दोनों वर्ड में एक डिफरेंस ये है कि एंगल कहीं भी पूरे इस एक्सिस पे, पूरे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कहीं भी हो सकता है, लेकिन फेज का सेंस कहता है कि एक साइकिल के अंदर में मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू जो है फिर से वही सारी रिपीट होने वाली है। तो मैं फेज के सेंस में ये बताना चाहता हूँ कि इस एक पर्टिकुलर साइकिल में इस एंगल पे मेरी वैल्यू इतनी है, इस एंगल पे मेरी वैल्यू इतनी है, इस एंगल पे मेरी वैल्यू इतनी है। तो एक साइकिल, एक पर्टिकुलर साइकिल का वो फ्रैक्शन एंगल को हम फेज कहते हैं। सो एक लाइन में अगर मैं इस बात को लिखने की कोशिश करूँ कि फेज क्या होता है, तो इट विल बी समथिंग लाइक फेज इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइकिल। एक जो साइकिल मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हुआ, इस कंप्लीट साइकिल का एक पार्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ द एंगल ऑब्वियसली, ठीक है, थ्रू विच द क्वांटिटी हैज advanced from पोजीशन ऑफ रेफरेंस, और जीरो पोजीशन कह सकते हो, पोजीशन ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब है कि मैं सपोज यहाँ से ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है वो पीक हो गई है, तो फेज उसका क्या है, तो जीरो के रेफरेंस में हम चेक करेंगे उसका एंगल कितना बना। जीरो के रेफरेंस में तो π/2 एंगल बना है, तो उसका फेज π/2 कहलाएगा। इन द सेंस हम कह सकते हैं कि ये जो ई एम वैल्यू है उसका फेज है π/2, ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात कि मैं अगर कहूँ इस डायग्राम को देख के आपको समझ में आएगा, फेज ऑफ प्लस ई एम इज, इस प्लस ई एम जो यहाँ पे उसका फेज कितना है, देखो ज़रा ध्यान से, एंगल कितना है π/2, तो सिंपली इसका π/2 जो एंगल है वही उसका फेज है, बट मैं जीरो के रेफरेंस में वो एंगल लूँगा। मान लो यहाँ पे अगर वो यहाँ का वैल्यू पूछूँ तो वो भी एक साइकिल के अंदर होगा, तो उस साइकिल में देखूंगा मैं। So it's not like the phase will be never more than 2π. Phase will be within
0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के अंदर ही फेज बनेगा। एंगल मेरा कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल्स ऑफ पाई एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, बहुत बड़े एंगल हो सकते हैं, बट फेज मेरा ऑलवेज विल बी विद इन द साइकिल। तो जीरो का रेफरेंस में सिमिलरली एग्जांपल ले लेते हैं, फेज ऑफ माइनस ई एम अगर कुछ किसी से कहा जाए तो क्या होगा, फेज ऑफ माइनस ई एम विल बी, माइनस ई एम कहाँ पे जा रहा है, 3π/2 पे, तो 3π/2 पे ये माइनस ई एम वैल्यू ऑक्यूपाई करता है। तो फेज इज नथिंग बट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द साइकिल। साइकिल का पार्ट का मतलब ही होता है एंगल, इसका मतलब ये एंगल, उस साइकिल का एंगल जिसपे क्वांटिटी बढ़ा है, जीरो रेफरेंस है, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया उस रेफरेंस को लेंगे। तो ये सिंपली दिस इज ऑल अबाउट फेज। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ प्लॉट किया है, दो डिफरेंट कह सकते हैं क्वांटिटीज को मैंने प्लॉट किया है। कोई भी एक कलर वाइज आप समझने की कोशिश कीजिए, एक नीले कलर में मैंने दिखाया है, एक ग्रीन कलर में दिखाया है। दोनों ही साइनोसॉइडल है ऑब्वियसली, दोनों ही बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी टाइप का दिखाई दे रहा है, ठीक है ऑब्वियसली। तो इवन इफ फ्रीक्वेंसी आपको बात नहीं समझ आ रही, इग्नोर दैट, बट आप समझने की कोशिश करिए कि एक फेज आप समझ चुके, उस बेसिस पे बात आपको समझ में आने वाला है कि एक यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ब्लू वाला हमारा जो क्वांटिटी है, सिग्नल है, वो उसका जीरो यहाँ है, बट जो ग्रीन वाला उसका जीरो यहाँ है, सी दिस, ठीक है। दिस इज द जीरो पोजीशन ऑफ दिस ग्राफ, दैट इज ब्लू वाला ग्राफ, दिस इज ब्लू लाइन ग्राफ, बट दिस इज द जीरो पोजीशन ऑफ, जीरो रेफरेंस पोजीशन ऑफ ग्रीन वाला ग्राफ। सो दोनों ही ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों ही साइनोसॉइडल है, दोनों काफ़ी सुंदर सा साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को ट्रैवर्स कर रहे हैं, बट डिफरेंस इज दैट दोनों का जो जीरो वाला पोजीशन है वो डिफरेंट है। आगे जाके यहाँ पे ये जीरो आया है तो यहाँ पे ये जीरो आया है, फिर यहाँ पे ये जीरो है तो यहाँ पे ये जीरो है। पीक की बात भी करें तो इसका पीक यहाँ है, इसका पीक यहाँ है, यानी एंगल के दृष्टिकोण से हम समझे तो अलग अलग फेज पे, इस कुछ फेज यहाँ रहा होगा तो इसका जीरो हुआ, दूसरे फेज पे इसका हुआ, यानी कि दोनों के जीरो पोजीशंस में डिफरेंस है। हालांकि एवरी टाइप ऑफ पोजीशंस में डिफरेंस है, बट जीरो के रेफरेंस में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, और एट ए ग्लांस विजुअलाइजेशन भी सिंपल होगा, जीरो पोजीशंस को देखना, ठीक है। इसके पीक्स और पीक्स में भी डिफरेंस है, यहाँ का पीक इसका यहाँ है, पीक इसका यहाँ। आपको बेटर तब समझ में आएगा जब मैं एक सिमिलर टाइप का फेज दिखाऊंगा। यहाँ दोनों का जीरो यहीं है, ठीक है, सीधे दोनों का जीरो यहाँ है, दोनों का जीरो यहाँ है, पीक इसका वही है, मतलब जिस एंगल पे, जिस फेज पोजीशन पे इसका पीक है, उसी फेज पोजीशन पे इसका भी पीक है। जिस फेज पोजीशन पे ब्लू वाले का जीरो वैल्यू है, ग्रीन वाले का भी सेम पोजीशन पे जीरो वैल्यू है। तो यहाँ पे इन फेज में बाद में बात करूँगा। तो उस रेफरेंस में आप समझिए कि दोनों के फेज का होता है, फेज मतलब जो भी उसके वैल्यू चेंज हो रहे हैं उसका एंगल। तो वी कैन अंडरस्टैंड हेयर कि दोनों के एंगल्स में डिफरेंस है, ठीक है ऑब्वियसली। दिस इज योर एंगल वाला एक्सिस है ना, थीटा वाला एक्सिस। तो थीटा के सेंस में यहाँ की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ की वैल्यू कुछ और होगी, और इसकी जीरो पोजीशन ये, इसकी जीरो पोजीशन ये है। तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ फेज डिफरेंस को यहाँ पे। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, व्हेन टू, ऑब्वियसली यहाँ पे दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज मैंने दिखाए हैं, व्हेन टू अल्टरनेटिंग quantities ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब ये है कि अगर आप मेजरमेंट करो यहाँ से यहाँ तक के इसके एक साइकिल का टाइम पीरियड, और ठीक है सीरीज, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ग्रीन वाला जो है, देखिए इसका एक साइकिल अगर हम बात करें, इसका ग्रीन वाले का यहाँ स्टार्ट हो रहा है ग्रीन, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम लिया होगा एक साइकिल कंप्लीट करने में। और ब्लू वाले की हम बात करें अगर, तो ब्लू वाले ने भी, या ब्लू वाले का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ख़त्म यहाँ पे हो रहा है, तो इसने भी कुछ पर्टिकुलर टाइम लिया होगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कुछ टाइम पीरियड होगा, इसका भी कुछ टाइम पीरियड होगा। ये दोनों टाइम पीरियड बराबर होंगे, टाइम पीरियड दोनों के बराबर होंगे, यानी एक साइकिल बराबर समय में हो रहे हैं, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बराबर। इसी सेंस में फ्रीक्वेंसी के बराबर होने की बात की जा रही है, और जब फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ही फेज डिफरेंस जैसा बात समझ में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम होने की बात कही जा रही है। व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसीज, or same frequency, I should rather write, of same frequency have, ये important word है, have different zero angle positions और phase points, या points simply लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे important word है, सबसे ज़्यादा important word है different 0 points। इसका 0 पॉइंट यहाँ है, इसका 0 पॉइंट यहाँ है।
लेकिन ऐसा तब हम 0 पॉइंट्स का यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं जब फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम हो। तो ये दोनों कहलाएंगे दे आर सेड टू हैव दे आर सेड टू हैव they are said to have they are said to have phase difference phase difference phase डिफरेंस। अब इसके जीरो कब कहाँ हुआ, इसका जीरो कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच का एंगल पता चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फाई माना है, तो यहाँ पे फाई एंगल का फेज डिफरेंस कहलाएगा, फेज डिफरेंस। तो जीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जीरो पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज डिफरेंस को यहाँ पे डिफाइन किया एंड दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे फेज डिफरेंस का मतलब समझ आ गया। तो फेज इन फेज होने का मतलब ये आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। दो वेव फॉर्म्स है यहाँ भी। ठीक है, पहला पॉइंट टू वेव फॉर्म्स, ऑब्वियसली दो वेव फॉर्म्स में ही होगा ये कंपेरिजन, टू वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा कि दो वेव फॉर्म्स होने चाहिए ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टू वेव फॉर्म्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब आई होप आप समझ गए, सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इस दोनों का जो एक कंप्लीट साइकिल है, यहाँ से तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। कंप्लीट साइकिल दोनों का साइकिल देखिएगा, पीक वैल्यू इसकी अलग जा रही है, पीक वैल्यू इसकी अलग जा रही है, इसकी पीक वैल्यू अलग जा रही है, इसकी पीक वैल्यू अलग जा रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट एक कंप्लीट साइकिल जो है उसका होने में जो एंगल है, जो टाइम पीरियड है, वो सेम है। ठीक है, उस सेंस में देखिए आप, टू वेव फॉर्म्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, टू वेव फॉर्म्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और उनके जीरो पोजीशंस जब होंगे, फेज डिफरेंस जीरो है। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब सिंपल ऐसे डिफाइन कर लो, आपने अभी देखा आपने फेज डिफरेंस जीरो, अगर इस 5 की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, फेज डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा, फेज डिफरेंस दैट इज 5, अगर उसकी वैल्यू जीरो हो, सिंपली इसका मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, यानी फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो फेज डिफरेंस अगर जीरो है, ठीक है, इफ फेज डिफरेंस, सिंस वी हैव अंडरस्टूड नाउ फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस अब आप समझ चुके हो, फेज डिफरेंस अगर जीरो हो, दिस इंप्लाइज सिंपली इन फेज होना, इन फेज। यू कैन सी both the signals are starting from the same zero point, same zero point। तो इसका मतलब हम एक वर्ड में अगर लिख सकते हैं इस बात को कि सेम जीरो पॉइंट्स, अब पॉइंट्स नहीं होगा, पॉइंट हो जाएगा कि एक ही है, सेम जीरो पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा था डिफरेंट जीरो पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा था डिफरेंट जीरो पॉइंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा सेम जीरो पॉइंट। तो सेम जीरो पॉइंट होने का मतलब होता है इन फेज हो जाना। ठीक है, अब इन फेज को मैं अब एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा स्पेस लूँगा मैं आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, इन फेज, यहाँ पे तो इन फेज वाली बात हम समझ गए हैं, सेम जीरो पॉइंट होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, मैंने इस पर्टिकुलर इस ग्राफ में स्पेशली आपके लिए क्या किया है, एक और चीज़ दिखाने के लिए मैंने क्या किया, ब्लू वाला जो मेरा लाइन है वो वोल्टेज का लाइन के रूप में मैंने दिखाया है, वोल्टेज का क्वांटिटी प्लॉट किया मैंने, वोल्टेज को प्लॉट किया है। तो ब्लू को मैं दिखाऊंगा और ग्रीन को। तो एक अगर मैं फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो मैं पहले एक जनरल एक्सिस बना देता हूँ, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो जो मेरा ब्लू वाला लाइन है वो मैं दिखाऊंगा सबसे पहले, ब्लू लाइन, ये मेरा वोल्टेज का ग्राफ हो गया। ठीक है, वोल्टेज, इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरा वीएम जा रहा, तो मैंने इसको वीएम ऐसे दिखा दिया। और ग्रीन लाइन को भी मैं अब दिखाने जा रहा हूँ, दैट इज करंट का ग्राफ। तो करंट का ग्राफ भी उसी की तरह, जब ये जीरो है तो वो भी जीरो है, यानी कि उसी एक्सिस पे मैं दिखा दूंगा। और इसकी आई एम की वैल्यू सपोज यहाँ तक होगी तो आई एम की वैल्यू ऐसे दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दोनों में, मैंने इस तरह से मैंने दिखाया, करंट भी इसी के ऊपर वोल्टेज भी, वोल्टेज करंट एक ही लाइन ओवरलैपिंग करते हुए मैंने दिखाई है। तो ये होता है करंट और वोल्टेज के सेम फेज होने का फेजर डायग्राम, इसको हम कह सकते हैं। और जनरली शॉर्ट हैंड में हम इस एक्सिस को नहीं भी दिखाएंगे, समटाइम्स वी शैल नॉट शो दिस वाइट वाला लाइन, हम नहीं भी दिखाएंगे, तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये बेटर क्लियर तब हो जाएगा जब मैं फेज लैगिंग और फेज लीडिंग दिखाऊंगा। यहाँ पे दिस ब्लू जो लाइन मैंने दिखाया सबसे पहले, वो मेरा वोल्टेज का लाइन था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ही ओवरलैप करते हुए ग्रीन लाइन दिखाया उसी पॉइंट से आई एम, ये करंट का ग्राफ था, करंट का फेजर डायग्राम था। तो दोनों यहाँ पे इन फेज हैं। ठीक है, इन फेज, ये यहाँ पे आई एम इन फेज। कौन कौन से इन फेज है, वोल्टेज एज वेल एज करंट, वोल्टेज और करंट दोनों ही मेरे इन फेज है।
अब अगले डायग्राम में मैं आपको फेज लीडिंग और फेज लैगिंग दोनों को दिखा के बेटर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ध्यान से, फिर से वही बात, वोल्टेज मैंने ब्लू से दिखाया है, करंट को मैंने ग्रीन से दिखाया है, और दोनों के फेज डिफरेंस को दिखाया है। अब इसमें फेज डिफरेंस में भी फेज लैगिंग का मतलब यह है, फेज डिफरेंस दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। फेज डिफरेंस जब होगा तो फेज डिफरेंस फेज लैगिंग और फेज लीडिंग को कर सकता है। फेज लैगिंग हो सकता है, लैगिंग मतलब पीछे होना, फेज लीडिंग हो सकता है, ठीक है, लीडिंग मतलब आगे होना। अब ये डिपेंड करता है किस रेफरेंस में मैं बोल रहा हूँ। जैसे इसमें ग्रीन आगे है या ब्लू वाला पीछे है, ब्लू वाला आगे है या ग्रीन वाला आगे, इसमें कौन आगे, इस बात को समझने के लिए मैं वोल्टेज करंट के रेफरेंस में बात आपको समझाऊंगा। ऑब्वियसली डिफरेंस है, एक आगे है एक पीछे है, तभी डिफरेंस है। आगे कौन सा है पीछे कौन सा, उसको समझते हैं हम। सीरीज फेज लैगिंग। अब लैगिंग कौन सा, देखिए यहाँ पे इसको समझिएगा, टाइम के सेंस में समझने की कोशिश करेंगे। ये ओमेगा टी है, एंगल है, एंगल के सेंस में ऑब्वियसली डिफरेंस है, डिफरेंस को हमने समझ लिया, बट आगे और पीछे का मतलब यहाँ पे अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा हमारा जो वोल्टेज है वो स्टार्ट हुआ है और करंट उसके कुछ, ऑब्वियसली हमने कहा क्या था, ओमेगा तो कांस्टेंट होता है, ओमेगा टी में ओमेगा तो फिक्स वैल्यू है, टाइम हमारा वैरी कर रहा है ना, टाइम हमारा वैरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा वोल्टेज है वो स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उसके कुछ समय बाद मेरा करंट स्टार्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। सो करंट इज बिहाइंड, करंट जो है वो लेट है, करंट डिलेड है। एक अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे इंटरजेक्ट करूँ समझने के लिए, कि जो करंट है इज डिलेड, और बिहाइंड बोल सकते हैं, बिहाइंड टाइम के सेंस में इस बात को समझिएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एंगल है, लेकिन हमारा सब कुछ टाइम के सेंस में हमें समझना है, क्योंकि टाइम इज वेरिंग एंड ओमेगा इज फिक्स्ड, ठीक है। डिलेड कह सकते हो या बिहाइंड बोल सकते हो। समझिए कि टाइम पहले कौन स्टार्ट हुआ बाद में कौन स्टार्ट हुआ, तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट के अगर हम कंपेयर करें तो वोल्टेज हैज स्टार्टेड, ठीक है, वोल्टेज मेरा पहले स्टार्ट हो गया, वोल्टेज स्टार्टेड फर्स्ट, बट करंट थोड़ा देर बाद स्टार्ट हुआ है, यानी करंट पीछे पीछे चल रहा है, करंट इज बिहाइंड, करंट इज बिहाइंड, ठीक है, करंट हमारा पीछे पीछे चल रहा है। सो करंट दोनों में डिफरेंस जो था वो लैगिंग सेंस में अगर हम सोचे तो करंट इज बिहाइंड, करंट इज लैगिंग, बिहाइंड का मतलब लैगिंग, लैगिंग मतलब जो पिछड़ा हुआ है, पीछे है, ठीक है। तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड, इसको हम बोल सकते हैं करंट इज लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड। तो इस सेंस में करंट जो है उसका फेज लैगिंग हो रहा है, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज, इसको कहते हैं, द जिस्ट इज दैट current is lagging behind voltage by phase, और फेज एंगल भी बोल सकते हो फाई। ये जो फाई दिख रहा है इतना पीछे है कौन, करंट कंपेयर टू वोल्टेज, सो करंट इज लैगिंग, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट, बिकॉज जो बाद में स्टार्ट हुआ टाइम के सेंस में वो लैगिंग है, जो बाद में स्टार्ट हुआ टाइम के सेंस में वो लैगिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लीडिंग और करंट लैगिंग का मतलब आप बेटर समझिए। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ वोल्टेज के रेफरेंस में, इसको फिर से ड्रॉ करूँगा। अगर मैं वोल्टेज को ड्रॉ करूँ, सबसे पहले वोल्टेज का फेजर डायग्राम, देखिए मैंने सबसे पहले वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाया जिसका मैक्सिमम वैल्यू Vm है। अब फेज के सेंस में अगर मैं इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर दूँ करंट को भी, तो फिर इन फेज हो जाएगा, ये चीज़ सेम फेज हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ किया था, वोल्टेज बनाया और उसके ऊपर ही अगर मैं करंट ड्रॉ कर देता तो वो इन फेज हो जाता, 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता, तो ये इन फेज होता, ये इन फेज होता। लेकिन यहाँ मैं देखिए क्या करूँगा, ठीक है, समझिएगा भैया ध्यान से यहाँ पे, कि पहले मैंने वोल्टेज बनाया, अब मुझे करंट को लैगिंग बिहाइंड करना, पीछे करना। करंट मेरा किधर एडवांस, सॉरी एंगल मेरा किधर एडवांस कर रहा, फेज मेरा किधर एडवांस कर रहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम समझे एंगल मेरा जो होता कैसे चलता है, माई एंगल मूव्स इन दिस फैशन, दिस डायरेक्शन, इस तरह से एंगल चलता है। यानी कि आपको जाना इधर है तो पीछे कौन सा एरिया है, ये सब पीछे वाला एरिया है ना, पीछे वाला एरिया, तो कहीं ना कहीं लैगिंग चीज़ें इधर होंगी। सो माई करंट इज इफ लैगिंग बिहाइंड,
समहाउ इस तरह से होगा, और ये लेगिंग बिहाइंड जो फाई एंगल है वो यहाँ बनेगा, है ना। जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि लेगिंग का आप कैसे दिखाओगे। लेगिंग का मतलब है कि करंट इज लैगिंग कंपेयर टू वोल्टेज। सो लैगिंग मतलब इन द सेंस ऑफ फेज, इन द सेंस ऑफ फेज, ठीक है। तो इधर का मतलब है, ठीक है, इधर कह सकते हैं हेडिंग एंगल्स, हेडिंग एंगल है। इधर जाओगे मतलब एंगल हेड कर रहा है, एंगल बढ़ रहा है, इस तरह से एंगल चल रहा है ना, एंगल तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो यानी कि इसके पीछे होने का मतलब सेंस क्या है वो आप समझ गए हो। यू कुड बी फीलिंग दैट इट्स वेरी सिंपल थिंग बट समटाइम्स वी गेट वेरी मच कन्फ्यूज्ड, इसलिए मैं यहाँ पे इतना एम्फेसिस दे रहा हूँ। बिहाइंड होने का मतलब क्या है प्लीज़ समझिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। बहुत लोगों को लगता है इट्स बहुत सिंपल चीज़ है बट इट इज़ मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग कि लेगिंग का मतलब क्या है। लेगिंग का मतलब पीछे, पीछे मतलब इधर, ठीक है, ये पीछे वाला एरिया है इसके, ठीक है। आप इस तरह से सोचो कि जो चीज़ पीछे जाएगी वो माइनस में जाएगी टाइम के सेंस में भी। तो इसी तरह से ये इधर वाले एंगल जो होते हैं, अगर ये एंगल एक्सिस है तो यहाँ पे मेरे पॉजिटिव्स होते हैं, इधर निगेटिव्स होते हैं ना, तो इधर निगेटिव्स है, तो इस तरह से कुछ चल रहा है। अब मैं फेज लीडिंग जल्दी से बता देता हूँ आपको। फेज लीडिंग करंट के सेंस में फेज लीड कर रहा है। देखिए फिर से वही चीज़, वी कैन गो वेरी फास्ट हेयर। वोल्टेज मेरा जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं से स्टार्ट हुआ। वोल्टेज मेरा देखिए 0 पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वोल्टेज मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरह से वोल्टेज चला, राइट। वोल्टेज तो मेरा बिल्कुल एज इट इज बहुत बढ़िया से चल रहा है, राइट। लेकिन करंट मेरा वहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, करंट मेरा कहीं पीछे से स्टार्ट हुआ। ये मेरा स्टार्ट होता तो वहीं करंट फेज में चलता, लेकिन करंट कुछ पीछे से स्टार्ट हुआ। पीछे मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ बिहाइंड, पीछे मतलब पहले से स्टार्ट हो चुका है, कहीं पहले से ही ऑलरेडी इट हैज स्टार्टेड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि करंट इज लेगिंग बिहाइंड, वोल्टेज स्टार्टेड फर्स्ट। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा देखिएगा, यहाँ पे मैं अगर इस बात को लिखूँ तो करंट स्टार्टेड फर्स्ट, यहाँ पे करंट पहले ही स्टार्ट हो गया, करंट स्टार्टेड फर्स्ट इन दिस सेंस, समझिए करंट पहले स्टार्ट हो गया है, करंट पहले से स्टार्टेड है। वोल्टेज तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, उससे पहले का टाइम है ये, टाइम सेंस में समझिए। तो इधर जितना जाओगे पहले का टाइम है, एडवांस का टाइम है, पहले का टाइम है, ठीक है। तो यानी कि इन द सेंस ऑफ टाइम, इन द सेंस ऑफ टाइम करंट हैड स्टार्टेड फर्स्ट, यानी कि करंट लीड कर रहा है, करंट पहले स्टार्ट हो गया। यहाँ पे वोल्टेज लैग कह सकते हो आप यहाँ पे इन द सेंस, और इसमें हम कह सकते हैं कि वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट वोल्टेज लीड कर रहा है। हम दोनों बातों को एक साथ चर्चा नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट विल अंडरस्टैंड दैट इफ ए इज लैगिंग बिहाइंड बी, इट सिंपली मीन्स बी इज लीडिंग, ठीक है, इसका मतलब निकल जाता है। तो वोल्ट अगर करंट लैग कर रहा है इसका मतलब है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। उसी सेंस में देखिए पहले जो स्टार्ट हुआ वो लीड करेगा, जो बाद में स्टार्ट हुआ टाइम के सेंस में वो लैग करेगा। तो उसी सेंस में बिल्कुल समझ लीजिए, बहुत सिंपल है बात यहाँ पे कि पहले कौन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो करंट, तो करंट इज लीडिंग। यहाँ पे सिंपली मैं जिस कलर के करंट का जो कलर है दैट इज ग्रीन, मैं ग्रीन में ले लेता हूँ उसको। तो करंट स्टार्टेड फर्स्ट मतलब करंट इज लीडिंग, करंट यहाँ पे लीड कर रहा बाई एंगल दैट सेम एंगल फाई, and hence simply and obviously it implies that voltage मेरा जो है वो लीड कर रहा है, सॉरी लैग कर रहा है, सॉरी लैगिंग, वोल्टेज लैग हो जाएगा। जब करंट लीड कर रहा है तो सिंपली वोल्टेज विल लैग बिहाइंड, इज लैगिंग बिहाइंड। बिहाइंड वर्ड जानबूझ के लगाते हैं ताकि लैगिंग वर्ड में अगर नॉलेज ना हो तो बिहाइंड का मतलब आप समझ लें कि लैगिंग बिहाइंड मतलब जो पीछे है, ठीक है, लैगिंग बिहाइंड बाई फाई एंगल। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, एक्सिस को देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से फिर से वोल्टेज को दिखा देता हूँ। वोल्टेज के सेंसर में रेफरेंस में हमेशा करते हैं क्योंकि जनरली वोल्टेज द कॉज एंड करंट इज द इफेक्ट, इसलिए वोल्टेज के रेफरेंस में हम चीज़ों को दिखाते हैं हमेशा, ठीक है। तो वोल्टेज का एक्सिस हमेशा 0 पे दिखाएंगे जब भी फेजर बनाएंगे, सी दिस, ठीक है। वोल्टेज का मैंने बना दिया, Vm है ये मेरा। अब करंट मेरा लीड कर रहा है, यानी कि लीड मतलब पहले ही आगे बढ़ चुका है वो, ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, ऑलरेडी वैल्यूज लेने लगा है, ऑलरेडी वैल्यूज पहले ही वाले जो वैल्यू अभी वोल्टेज ने लिया भी नहीं वो करंट ले चुका है, यानी कि एंगल प्राप्त कर चुका है वो। तो एंगल के सेंस में आप देखिएगा करंट सॉरी नोट दिस इज नोट कलर कोड के हिसाब से हमारा ग्रीन हो जाएगा ये। करंट मेरा जो वैल्यू है ना वोल्टेज अभी तक लिया नहीं वो ले चुका है करंट, ये मेरा IM है,
और ये कितना लीड कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ऐसे में सोचेगा कि पीछे है तो यानी कि एंगल इसका पीछे कर दे। टाइम के सेंस में हम ग्राफ में टाइम के सेंस में सोचते हैं, बट ये फेजर डायग्राम में एंगल के सेंस में सोचते हैं। तो एक सिंपल यहाँ पे मैं आपको बता देने जा रहा हूँ एक बात, कि हमेशा नॉर्मली हम जब भी एक कन्वेंशन लेके चलेंगे कि वोल्टेजेस को हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे दिखाएंगे, इसके मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह से दिखा देंगे। अब आपसे कोई क्या है कि मेरा करंट सपोज 90 डिग्री लीड कर रहा है, करंट का जो फेज है वो सपोज 90 डिग्री लीड कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री एग्जैक्टली इधर मेरा π/2 एंगल होता है, करंट मेरा इधर लीड कर रहा है, करंट लीडिंग, सिंपली करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री, क्योंकि करंट पहले ही पहुंच चुका है, आगे पहले ही जा चुका है 90 डिग्री वाले पोजीशन पे। अगर कोई कहे कि करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है अभी तक, तो यानी कि अभी भी वो पीछे है 90 डिग्री। ठीक है, अभी भी जहाँ से वोल्टेज पहुंच चुका है, जहाँ पे करंट अभी पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इस लीडिंग यहाँ पे 90 डिग्री लैगिंग है। कोई क्या है कि बिल्कुल फेज में है, यानी कि करंट बिल्कुल उसके साथ 0 डिग्री पैरेलल चलेगा। तो दिस इज योर करंट। ठीक है, यहाँ पे लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, समझिए, बाई π/2, यहाँ पे लैगिंग बाई π/2, और यहाँ पे इन फेज है। तो मैंने यहाँ पे इन फेज भी समझाया आपको, लैगिंग ऑब्वियसली फेज डिफरेंस, और ये भी लीडिंग वाला फेज डिफरेंस। तो लीडिंग किस तरह से, लैगिंग किस तरह से दिखेगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम के सेंस में पहले है, पहले मतलब पीछे है, तो वो कहीं ना कहीं लीड कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, तो वो लीड कर रहा है। सो आई होप दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप क्लियर टू यू, क्योंकि आगे जाके जितने चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, एक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव एलिमेंट्स के, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर, रियल पावर, सारी चीज़ों को समझने के लिए ये सारे डायग्राम्स बहुत ज़रूरी होंगे। फर्स्ट फैक्ट जो हमारा पावर फैक्टर वगैरह होता है। तो आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। फेज समझा हमने, फेज डिफरेंस और इन फेज, फेज लैगिंग एंड फेज लीडिंग। अगले क्लास में हम आइडियल पैसिव एलिमेंट्स लाइक कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस का फेजर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें किस तरह से कैपेसिटेंस की वजह से वोल्टेज लैग करता है, या इंडक्टेंस की वजह से करंट लैग करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे।